हेलो दोस्तों। इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि ये जैसे एक युद्ध का माहौल बन गया है। कहा जा रहा है कि हमास ने इसराइल पर कुल 5,000 रॉकेटों से हमला किया है। इस घटना के बाद इसराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी है। इस हमले में इसराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल भी छिपा है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रहा है। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा। वहीं बदले में सऊदी अरब पैलेस्टाइन को लेकर जो मांग है उससे पीछे हट जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस डील को लेकर काफी उत्सुक है और जल्द ही वो इसे स्वीकार करने वाला है। इस डील के होने से कुछ दिनों पहले ही हमास ने इसराइल पर 5,000 रॉकेटों से हमला किया। इस हमले ने इसराइल को गाजा पट्टी में युद्ध की ओर ढकेल दिया है। यही नहीं, ये युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैक्ट पर भी दबाव बनाएगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस हमले के कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। इसराइल और पैलेस्टाइन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। आज हम आपको उन सभी वजहों के बारे में बताएंगे जिनके कारण इन दोनों देशों के बीच का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच के मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जगी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से ज़ियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की ये पवित्र भूमि पैलेस्टाइन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफी शोषण होता आया था। ज़ियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन पैलेस्टाइन की ओर हुआ। इसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर 1 का दौरा। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेलफोर डिक्लेरेशन ही वो प्रमुख वजह थी जिसने इसराइल पैलेस्टाइन मतभेद को जन्म दिया। 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब ओटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में ये पॉइंट आउट किया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि पैलेस्टाइन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि वर्ल्ड वॉर 1 की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। इसमें उसने पैलेस्टाइन को अपने हिस्से में रखा। सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया गया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर ये कहा कि पैलेस्टाइन हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स-पिको एग्रीमेंट के तहत ये हिस्सा अपने पास रख लिया। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। पैलेस्टाइन में ब्रिटिश शासनादेश की शुरुआत होती है। बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन पैलेस्टाइन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी थी। पैलेस्टाइन में जो यहूदी पलायन करके आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर जमीनें खरीदनी शुरू कर दी।
धीरे धीरे यहूदियों का पैलेस्टाइन में विस्तार होने लगा। अब यहूदियों ने अरब पैलेस्टीनियन से जमीनें खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ा दी। यहूदियों का पैलेस्टाइन में व्यापक विस्तार होने लगा था। पैलेस्टाइन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब पैलेस्टीनियंस को भगाना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब पैलेस्टीनियंस ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब पैलेस्टीनियंस को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप छुप कर उन पर गुरिल्ला हमला करने लगे। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि पैलेस्टाइन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं जहां यहूदी सुरक्षित रह सकें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने ये मसला यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इस्राइल दिया जाएगा। वहीं जिस जगह पर अरब मेजोरिटी है उन्हें पैलेस्टाइन दिया जाएगा। तीसरा था जेरूसलेम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर इंटरनेशनल कंट्रोल लागू होगा। यूएन के इस फैसले के फौरन बाद ही नवनिर्मित इसराइल के पड़ोसी देशों इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इसराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास पैलेस्टाइन के पूरे वेस्ट बैंक का कंट्रोल आ गया। वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का। वहीं थोड़ी बहुत जगह पैलेस्टाइन की बची थी, उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण पैलेस्टाइन का अस्तित्व न के बराबर हो गया। युद्ध में इसराइल ने पैलेस्टाइन के 50% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के वजह से लगभग 7 लाख अरब पैलेस्टीनियंस को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। गौरतलब बात यह है कि समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए कैंप डेविड 2000 में इसराइल और पैलेस्टाइन एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते ये शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत तब होती है जब कैंप डेविड समझौते के फौरन बाद इस्राएली राष्ट्रपति एहूद बराक पैलेस्टाइन के सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं। इस कारण पैलेस्टीनियंस लोगों का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। इसके नतीजे में दोबारा हिंसक झड़पों की शुरुआत होती है। ये हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले ज्यादा हिंसक थीं। इसमें 1000 यहूदियों की जानें गई तो वहीं 3200 पैलेस्टीनियंस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये घटनाक्रम सन 2000 से लेकर 2005 तक चलता रहा। इसके बाद 2005 में इसराइल ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए। उसने गाजा से अपने 8000 सैनिकों को हटा दिया। पैलेस्टाइन में हमास राजनीतिक पार्टी का गाजा में उद्भव होता है। वहीं दूसरी ओर पीएलओ से जुड़ी पार्टी फतह हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह गाजा पर नियंत्रण हो जाता है। इस कारण फतह को वहां से जाना पड़ता है। हमास के उत्थान से पैलेस्टाइन की राजनीति में दोहरीकरण आता है। पहले केवल एक ही पार्टी पीएलओ थी। पैलेस्टाइन के इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह अलग है।
इस कारण दोनों देशों के बीच के मतभेद और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। हमास गाजा पट्टी में राइट विंग विचारधारात्मक पार्टी है। हिंसक राष्ट्रवाद के नशे में हमास गाजा पट्टी से इसराइल पर खतरनाक रॉकेटों से हमले करता रहता है। इस हमले में अब तक इसराइल के कई नागरिकों की जानें चली गई हैं। इस कारण इसराइल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। इसराइल का कहना है कि ईरान जैसे देश गाजा में इजिप्ट के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। इसराइल द्वारा गाजा पट्टी ब्लॉकेड को किए जाने से गाजा के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। बिजली पानी की समस्या काफी ज्यादा है। यही स्थिति आज भी है। हाल ही में अमेरिका ने इसराइल और पैलेस्टाइन के विवाद को सुलझाने के लिए पीस प्लान लेकर आया था। इसे पैलेस्टाइन ने रिजेक्ट कर दिया। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।